जय हिंद बच्चों, आइए हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के बारे में, जो 20 तारीख को होना है। हमने पिछली वीडियो में 20 जनवरी को जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था, और आज भी हम इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। टोटल मैथ से 20 प्रश्न आते हैं, जिनके लिए कुल 25 अंक निर्धारित होते हैं। जो सवाल हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं उन सब को आप बड़े गौर से सुनिएगा। पहली बात तो ये कहना चाहते हैं आप लोग से कि आप लोग कम से कम एग्ज़ाम तक इतना मेहनत कर लीजिए कि आपको जो सफलता है वो हासिल हो जाए। हम थोड़ा एक विचार के साथ आगे बढ़ेंगे वीडियो में। सपने वो सच नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो सच नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो सच होते हैं जिनके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। ओके, आइए अपने सवाल की तरफ देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा और आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा। जो सवाल हम समझाएं आपको उसको समझिए और उन सवालों को फिर अपने मन से कीजिए। अगर आप सवाल कर पाते हैं तो समझ लीजिए आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पीछे कर फिर एक बार देखें। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, कह रहा है कितने वर्षों में 25% की दर से कोई धनराशि अपने का 3 गुना हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, सुनिएगा। कितने वर्षों में, मतलब सवाल करें कितने वर्ष में, मतलब समय पूछ रहा है हमसे। क्या पूछना चाहता है? समय। कि कितने वर्ष में 25% की दर से, यानी दर कितना है 25%, कि 25% की दर से कोई धनराशि अपने का, मतलब अपने का यानी अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब सवाल ये कहना चाहता है कि एक ऐसी राशि है जो 25% वार्षिक ब्याज की दर से, बताइए समय क्या है। ठीक है, समय कितना था। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए, इन सब प्रश्नों को हल करने के लिए हमें 2-3 बातों का पता होना जरूरी है। पहला बात, मूलधन कितना है, समय कितना है, दर कितना है, ब्याज कितना है। पहले हम इसको इस प्रकार हल करेंगे कि सवाल जो पूछ रहा है उसका पहले हम देखेंगे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो लिखिए, देखा हमको पता चला कितने वर्षों में, यानी सवाल पूछ रहा है कि समय क्या है ना। तो जरा हम समय का सूत्र जब लगाएंगे तो ध्यान दीजिए, लिखा है समय का जो सूत्र होता है वो ऊपर हमेशा होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। मतलब अगर हमको समय निकालना है तो ब्याज पता होना चाहिए, और 100 तो सवाल में हमको सूत्र में मिल ही जाता है। फिर मूलधन पता होना चाहिए और फिर दर पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम ब्याज को निकालेंगे और मूलधन को निकालेंगे और फिर निकालेंगे दर को। ठीक है, देखेंगे कि मूलधन कितना है, दर कितना है और समय। मूलधन, दर और समय, उसके बाद होता है आपका ब्याज। ठीक है, अब इतना चीज हमको पता होना जरूरी है। देखेंगे इसमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, दर हमको दिया है 25%। 25% हमको दर दे रखा है, और समय हमसे पूछ रहा है और कह रहा है कि मिश्र हमको दे रखा है। मिश्र धन हमको दे रखा है। अब सवाल कैसे है सर जी, हम समझ पाएंगे कि मिश्र धन क्या है और मूलधन क्या। देखिए सवाल खुद कह रहा है कि 25% की दर से कोई धनराशि में, कोई धनराशि, कोई मूल धनराशि मतलब मूलधन, कोई मूलधन अपने का 3 गुना हो जाता है। तो जो 3 गुना हो जाता है वो मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि मूलधन 100 है, कितना है मूलधन 100, कितना मूलधन है 100 है, तो बताओ मिश्र धन कितना हो जाएगा। जब मूलधन अपने का 3 गुना हो जाता है तो जाहिर सी बात है उस ये 3 का 3 के 300, कितना हो जाएगा 300। यानी मूलधन 100 है तो 100 का 3 गुना कितना होगा भैया
300, यानी मूलधन 100 तो हमारा मिश्र धन 300। तो बताओ जो हमारा मिश्र धन है वो किससे मिलकर बनता है, देखते हैं। जो हमारा मिश्र धन होता है वो हमारा मूलधन और ब्याज से बनकर मिलता है ना। जो मिश्र धन हमारा होता है वो मूलधन और ब्याज से मिलकर बनता है। अगर हम मूलधन निकालेंगे तो ब्याज बचेगा, और अगर हम ब्याज को निकालेंगे तो मूलधन बचेगा। चलिए, हमको पता क्या है, मूलधन पता है। तो अगर मूलधन हमको 100 पता है तो बताओ अगर इसमें 100 हम निकाल लेंगे तो कितना बचा, 200। और बताओ ये 200 हमारा क्या है, ब्याज है। बताओ ब्याज हमको कितना पता हो गया, 200। अब सवाल देखिए, ब्याज हमको 200 पता है, मूलधन हमने 100 मान लिया, दर हमारा 25% था पहले से। बताइए, अब फार्मूले पे हम सवाल को रख देंगे और उत्तर आ जाए। देखिए ब्याज कितना हमारा आया 200, 100 फार्मूले में होता है। मूलधन कितना हमारे पास है, मूलधन हमारा है 100 माना हमने, और दर कितना है 25। बताइए 100 से 100 कट गया, अगर 25 चौके 100 होता है तो 25 अट्ठे 200 होगा, जाहिर सी बात है। तो 25 अट्ठे 200, यानी उत्तर आ गया अपना 8 वर्ष। बताइए कहीं आपको कठिन लगा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार फिर समझिए। अगर कभी भी किसी साधारण ब्याज के सवाल में सवाल ऐसा कहता है कि कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, तो आप हमेशा मूलधन 100 मानिएगा। ठीक है, और मिश्र धन जितना गुना होता है उसमें 100 से गुना कर दीजिएगा, मिश्र धन आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है कि 80 का 30% बटा क्वेश्चन मार्क बराबर 24। फिर समझिएगा, 80 का 30% बटा क्वेश्चन मार्क बराबर 24। तो बताइए यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर कौन सा हमारा अंक आएगा। आइए देखते हैं। लिखा है 80, इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे 80 है, और का हमारा होता है गुणा। मैथ के लैंग्वेज में का को हम गुणा मानते हैं, और ये जो 30 है ये 30 यहाँ रहेगा, और जो ये परसेंट मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत को हमेशा हम 100 मानते हैं, और जब प्रतिशत नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क गुणे 100 हो जाएगा, और बराबर में हमारे पास यहाँ पे 24 रखा हुआ। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। नीचे हमारे पास 2 शून्य हैं, ऊपर हमारे पास 2 शून्य कटे गए, बचे हमारे पास कितने, 8 गुणे 3 बटा क्वेश्चन मार्क बराबर 24। ठीक है, अब लिखा 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, बटे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, और ये हमारे पास 24 है। अब सबको पता है कि ये हमारा किस में है, भाग में है, ये हमारा गोले में। अगर ये 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोले में हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे लिखा है 24, और जो ये गोले में कहाँ जाएगा, भाग में हो जाएगा 24। 24 से हमारा 24 कट जाएगा, यानी उत्तर आ जाएगा 1। क्वेश्चन मार्क के बराबर 1/1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/1 आ जाएगा। क्या 1/1 आ जाएगा। अब बहुत से लोग कहेंगे यदि यहाँ पे बटा 1 था, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उत्तर इसका 1 ही आएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क का मतलब हुआ 1, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उत्तर मार्क कितना आएगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम ऐसे हल करते हैं, और जितना प्रश्न में सवाल का एक ही फंडा होता है, जितनी आप उसको बारीकी से हल करोगे उतने अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं। कह रहा कि एक विद्यालय है जिसमें 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। 800 है, तो लड़कों की संख्या बताओ। यानी सवाल कह रहा है
कि कोई एक विद्यालय है जिसमें 3/5 बच्चे क्या हैं, लड़के हैं। मतलब उन संख्या में बच्चों, जो विद्यालय में जो संख्या है टोटल बच्चों का, उसमें 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। यानी लड़कियां जो हैं वो आपको 800 दे रखा है और लड़कियों की संख्या दे रखा है बटे में। इन लड़कों की संख्या 3/5 लड़के हैं और लड़कियां कह रहा है कि 800 है। अब सवाल कह रहा है तो लड़कों की संख्या बताओ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल के हिसाब से 3/5 ये कौन हमारे पास, लड़के हैं, लड़के हैं। बहुत सिंपल हमको लगाना है क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में हमेशा समय का बहुत महत्व होता है। आप कितना जानते हैं मायने ये नहीं रखता, आप समय का प्रयोग कितना अच्छे से करते हैं मायने ये रखता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि 3/5 लड़के हैं। सवाल कह रहा है कि 3/5 लड़के हैं और सवाल कह रहा है लड़कियां जो हैं, लड़कियां की संख्या 800 है। यानी लड़कियां उस विद्यालय में 800 हैं और लड़के 3/5 हैं। ठीक है, अब सवाल एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है ये हम देखेंगे, है ना। सवाल कह रहा है तो लड़कों की संख्या बताओ, यानी हमने पूछा कि लड़के बताओ कुल कितने हैं, ये पूछ रहा है, लड़कों की संख्या कितनी है। अब हमको ये बता दीजिए, हमने कोड अपने आप में बना रखा है, जब कभी भिन्न के सवाल आए तो आप ये क्यों जान जाओ कि जो हर में होता है ना वो कुल भाग होता है। मतलब पता हो गया कि कुल भाग कितने, लड़का और लड़के मिलाकर कुल भाग 5 हैं। 5 में 3 भाग कौन है, लड़के हैं। अगर 5 में 3 भाग लड़के हैं तो बताओ लड़कियां कितनी होंगी, सर लड़कियां 2 भाग होंगी। फिर 5 में अगर 3 लड़के हैं कितनी होंगी, 2 होंगी। मतलब लड़कियां 2 होंगी, अगर लड़के 3 तो लड़कियां 2 होंगी। और जब लड़कियां 2 भाग होंगी तो जब 2 भाग का मान कितना देकर रखा है, 800। कितना, अगर 2 भाग का मान 800 देकर रखा है तो बताओ 1 भाग का मान कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 1 भाग का मान हो जाएगा 800/2। तो इतना आप समझे। फिर समझिए, कह रहा है किसी विद्यालय में 3/5 भाग लड़के हैं, लड़कियां 800 हैं। हमने सोचा कि कुल 5 भाग है, 5 में अगर 3 भाग लड़के हैं तो 2 भाग लड़कियां होंगी। और अगर 2 भाग लड़कियां हैं तो सवाल ने खुद कह रखा है कि 2 भाग लड़कियों का मान 800 है, तो 1 भाग लड़कियों का मान 800/2 हो जाएगा। सवाल ने हमसे पूछा है तो लड़कों की संख्या बताओ। बताओ लड़के कितने भाग हैं, लड़के 3 भाग हैं। तो अगर 1 भाग का मान 800/2 तो 3 भाग का मान बराबर 800/2 गुणे 3 कर देंगे। कितना कर देंगे, गुणे 3 कर देंगे। अब देखो 2 1 2 और 2 चौके 8 आ गया 400। और जब 400 गुणे 3 कर देंगे तो हो जाएगा 4 तियाएँ 1200। यानी लड़के कितने हैं, लड़के होंगे भैया 1200। जब 1200 लड़के हैं और लड़कियां 800 हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 2000। यानी उत्तर हमारा सी होगा। ओके, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्या है, राजू ने श्यामू से, मतलब राजू ने श्यामू से 7 अंक कम पाए, जबकि महेश ने राजू से 3 अंक अधिक पाए। यदि तीनों के प्राप्तांक 76 हैं तो महेश ने कितने अंक पाए। मतलब इससे जाहिर होता है कि एक कोई परीक्षा हुआ था जिसमें 3 लोग थे, महेश, राजू और श्यामू। ये तीनों एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में आपस में बातें करते हैं कि हम तुमसे 3 नंबर कम पाएँ, वो कहें हम आपसे 2 नंबर अधिक पाएँ। तो ये ऐसा सवाल है। और लेकिन तीनों के जो प्राप्तांक मतलब प्राप्त अंक, ये तो ना कि प्राप्त अंक यानी आपका जो प्राप्त अंक हुआ है वो कितना हुआ। तो तीनों के कुल प्राप्तांक कितने हैं, 76 हैं। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम टॉपिक करेंगे, गोला कर लेंगे। कितने बिंदु हैं, 76। यानी
76 नंबर टोटल लोग पाए हैं। अब सवाल कह रहा है कि इसमें नायक कितने हम देखेंगे। इसमें कुल टोटल नायक हैं, एक राजू है, ये लिख लेंगे, और एक श्यामू है, इसको लिख लेंगे, और एक है जो महेश। यही तीनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अब बातें क्या कर रहे हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि राजू कह रहा है कि राजू ने श्यामू से, ध्यान देना, राजू ने श्यामू से 7 अंक कम पाए। इससे पता चलता है कि राजू कह रहा है कि राजू ने श्यामू से 7 अंक कम पाए। राजू ने क्या पाया, अंक पाया, कितना अंक पाया, 7 अंक कम, किससे, श्यामू। फिर समझिए, राजू ने श्यामू से 7 अंक कम पाए, यानी अगर श्यामू यक्स नंबर पाता है, यक्स अंक पाता है, तो राजू 7 नंबर इससे कम पाएगा। तो अगर श्यामू का नंबर यक्स है, तो राजू जब 7 नंबर कम पाएगा तो 7 घटा लेंगे, यानी यक्स माइनस 7 ये राजू पाता है अंक, और श्यामू यक्स पाता है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है जबकि महेश ने राजू से 3 अंक अधिक पाए। जबकि महेश जो है वो राजू से, तो राजू का अंक कितना है, x माइनस 7, और महेश राजू से 3 अंक अधिक पाता है, 3 अंक इसमें जोड़ देंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर समझिए, कह रहा है कि राजू ने श्यामू से 7 अंक कम पाए, है ना। मतलब जो राजू है वो श्यामू से 7 अंक कम पाता है। कितना अंक कम पाता है, 7 अंक कम। वही हम लिख दिया कि अगर श्यामू यक्स अंक पाता है तो राजू जब 7 अंक कम पाएगा, 7 अंक हम घटा लेंगे, यानी श्यामू का अंक यक्स है और राजू श्यामू से 7 नंबर कम पाता है, तो 7 घटा लेंगे। अब हो गया मैं राजू का अंक, श्यामू का हमने मान ही लिया था। अब महेश कह रहा है कि हम अंक जो पाए हैं वो राजू से 3 अंक अधिक पाए हैं। तो राजू का अंक x माइनस 7 है और x माइनस 7 है, जब 3 अंक ये अधिक पाया तो 3 अंक इसमें जोड़ देंगे। अब सवाल के हिसाब से कह रहा है कि इन तीनों के प्राप्तांक प्राप्तांक मतलब होता है प्राप्त अंक। अगर इन तीनों के अंकों को हम जोड़ लें तो कितना आता है, 76 आता है। कह रहा है कि इन तीनों के अंक 76 हों तो ध्यान देना, सवाल पूछना चाहता है महेश ने कितने अंक पाए, कि महेश कितना अंक पाया था, हमसे ये सवाल पूछ रहा है। तो देखिए, जब तक आप x का मान निकालेंगे नहीं उत्तर तो आने वाला है नहीं। चलिए देखते हैं, निकालते हैं कि ये x है, x माइनस ये कोष्टक हटा रहे हैं तो 7 प्लस यक्स माइनस 7 प्लस 3 बराबर 76, ठीक है। अब एक यक्स यहाँ पर 1, 1, 2 और 3, कुल टोटल 3 यक्स हो गए, तो हो गया उत्तर 3 यक्स। यहाँ पे -7, ये -7, तो समान चिन्ह में हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 7 और 7 14 हो गया, और ये +3 इसको लिख देंगे बराबर 76 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3x यहाँ पर है ही पहले से ही, और ये प्लस और माइनस क्या दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। तो जब अब गणित में अगर चिन्ह समान होंगे तो हमेशा जोड़ेंगे, और जब गणित में चिन्ह हमेशा असमान होंगे तो हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चिन्ह समान था, हमने जोड़ दिया। अब चिन्ह समान नहीं है, प्लस ये माइनस, तो घटा देंगे। लेकिन देखेंगे कौन बड़ा है, तो 14 में से 3 गया, उत्तर आपका आ जाएगा 11, ठीक है। लेकिन बड़ा ये गया 14 था, इसलिए हमने इसका चिन्ह लगा दिया, ये बचा 76। अब बताइए, ये 3 x यहाँ पर है, अगर ये -11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखा है 76 और प्लस 11, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6 1 7 और 7 1 8, यानी हो जाएगा 3x बराबर 87। जब काटेंगे 3 1 3 और 29 तियाँ 87, मतलब हमारा यहाँ आ गया यक्स का मान जो आ गया वो आ गया हमारा 29, ठीक है। मतलब एक्स का मान हमारा 29 है। अब सवाल ने पूछा है तो महेश ने कितने अंक पाए बताओ। 29 ऑप्शन में है कि नहीं है, लेकिन ये उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है कि महेश ने कितने अंक पाए हैं। अब जो महेश का जो अंक है
वो यक्स -7 + 3 है। जो ये यक्स आया है ये असल में ये श्यामू का अंक है। तो बहुत से बच्चे जैसे यक्स का मान आता है उत्तर लगा कर चले जाते हैं, जो कि उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सब कुछ वो करते हैं लेकिन थोड़ा सा वो ध्यान नहीं देते हैं और अपना उत्तर गलत कर देते। ठीक है, तो हमसे पूछा है महेश ने कितने अंक पाए हैं। महेश का अंक लिखेंगे पहले। महेश यक्स -7 और +3 पाता है। एक्स का मान 29 -7 और +3, तो हम देखेंगे 29 में से 7 गया, हो जाएगा 22 +3 और 22 3 25, यानी महेश जो अंक पाता है वो 25 पाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा सही बी। ओके, अगर वीडियो ना समझ में आया हो, सवाल ना समझ में आया हो, तो ये आप इसको पीछे लीजिएगा सवाल और वीडियो को थोड़ा सा, और फिर एक बार समझिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं अगला सवाल। लिखा है 2/5 निम्न में सबसे बड़ा भिन्न है। कह रहा है कि निम्न मतलब नीचे में, मतलब नीचे में जो ये 4 भिन्न दे रखे हैं, सबसे बड़ा भिन्न है कौन। तो समस्या क्या है कि ना इसके अंश बराबर हैं और ना ही इसके हर बराबर हैं। जब अंश और हर बराबर होते तो आसान होता है, लेकिन ना तो इसके अंश बराबर ना तो इसके हर बराबर। सवाल हमसे पूछ लिया है कि निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो देखिए इसका एक तरीका हम ढूंढ निकाले हैं कि अगर सवाल ऐसा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो इनको सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हमने इनको ऐसे लिखा। ठीक है, अब अपने मन से इन सब में हम शून्य बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, शून्य बढ़ा देंगे। ऊपर शून्य मान लो, इतना तो कर ही सकते हो, इतना याद रहेगा आपको। जब अपने मन से शून्य मान लेंगे तो हम इनको पूर्ण संख्या तक काटेंगे। देखिए 5 1 5, 5 चौक के 20, उत्तर आ गया। 4 1 4, 4 7 28, 32, 4 1 4, 4 7 28। इन 7 पॉइंट कुछ आएगा, छोड़ देंगे, पॉइंट की बात नहीं करते हैं। 3 1 3, 3 6 18, 6 पॉइंट कुछ आएगा, उसका मतलब हमको नहीं है। 3 1 3, 3 3 9, 3 पॉइंट कुछ आएगा, बाकी एक शेष आ रहा है। अब हमसे पूछा सबसे बड़ा भिन्न बताओ, तो जिस भिन्न का भागफल सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। हम देखेंगे सबसे बड़ा भागफल हमारा आ रहा है 3/4। किसका, 3/4 का। इस प्रकार हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अगर हम छोटी की बात करें तो सबसे छोटा भागफल 1/3 का है, इसलिए हमारा सबसे छोटा भिन्न 1/3 हो जाएगा। हालांकि सवाल में हमसे केवल यही पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ। ठीक है, चलिए आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आता होगा। आइए देखिएगा, सवाल कह रहा है एक स्कूल में 1200 विद्यार्थी हैं। यदि उनमें से 40% लड़कियां हैं तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल कहना चाहता है कि एक स्कूल में 1200 विद्यार्थी हैं, यदि उनमें से 40% लड़कियां हैं तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बहुत से बच्चे विद्यार्थी को लड़का मान लेते हैं कि 1200 लड़के हैं। हाँ, विद्यार्थी जो होता है वो लड़का लड़की दोनों का है ना। किसी भी स्कूल में आप बात करते हैं कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आप यही कहते हैं 700-800 बच्चे होंगे, यानी उनमें लड़कियां भी शामिल होती हैं। ठीक, कोई लड़कों की बात नहीं हो रहा। मतलब विद्यार्थी जो होते हैं, ये हो गया विद्यार्थी। ये कह रहा सवाल कि जो स्कूल में जो विद्यार्थी हैं वो टोटल 1200 विद्यार्थी, इनको मैं लिख लेते हैं। ठीक है, स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, 1200 विद्यार्थी में लिख लिया। अब जो ये 1200 विद्यार्थी हैं, इसमें कह रहा है कि 40% कौन है, 40% लड़कियां हैं। कौन है, 40% अगर लड़कियां हैं तो सवाल कह रहा है कि बताओ लड़कों की संख्या कितना है, लड़के कितने, ये पूछा हमसे ना, लड़के कितने हैं। अब एक बात हमको बता दो, दुनिया की हर वस्तु, दुनिया की हर चीज़, हमने क्या कहा था कि हर चीज़ दुनिया की कुल टोटल 100% होती हैं। तो जो स्कूल में बच्चे उस समय हैं वो कुल कितने % होंगे, तो ये बच्चे कुल 100% होंगे। कितने होंगे % सर,
ये बच्चे टोटल 100% होंगे। जो 1200 बच्चे हैं ये कुल कितने परसेंट होंगे? हमेशा 100% होंगे। और अगर 40% लड़कियां हैं तो बताओ लड़के कितने हो जाएंगे? सर प्रेमता से 60% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 60% हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई? अगर 40% लड़कियां हैं तो 60% कौन हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। ये 1200 ये 100 कैसे आया? हर चीज का टोटल 100% होता है। अगर मान बढ़ता है तो 100 में बढ़ा देते हैं, मान घटता है तो 100 में घटा देते हैं। सवाल कह रहा था कि कुल स्कूल में 1200 बच्चे हैं, हमने मान लिया कि वो 1200 बच्चे टोटल 100% होंगे। ये तो निश्चित बात है। अगर उस 100% में अगर 40% लड़के हैं, सॉरी लड़कियां हैं, लड़के कितने होंगे? तो अगर 40% लड़कियां तो 60% लड़के, तभी तो मिलाकर 100% होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है? ये बताओ हमको पहले। कुल कितने उसमें स्कूल में विद्यार्थी? सर स्कूल में विद्यार्थी 1200। कितने विद्यार्थी? 1200। 1200 का हमको क्या निकालना है? कितने लड़के हैं? लड़के कितने हैं? सर 60% हैं। अब बताइए ये 1200 का 60% जो है, जब 60 यहाँ पर लिखेंगे तो परसेंट कहाँ जाएगा? बटे में 100, बटे में 100, बटे में 100। एक मिनट, ध्यान दीजिएगा कि अगर 40% लड़कियां हैं और 60% लड़के हैं तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या कितनी है? सर 60% है। लेकिन हमसे सवाल पूछा कि संख्या बताओ, तो लड़के टोटल कितने हैं? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1200। 1200 में कितने परसेंट लड़के हैं? सर 60% लड़के हैं। अगर 1200 में 60% लड़के हैं तो 1200 गुणे ये जो 60 लिख देंगे, और परसेंट का मतलब कितना होता है? बटे 100, बटे 100। और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप देखेंगे तो 12 छक 72 यानी 720। यानी लड़के कितने हैं स्कूल में? 720। यानी उस स्कूल में लड़के 720 हैं। ठीक है, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। कितना ये था? सवाल कह रहा था कि एक विद्यालय है जिसमें टोटल 1200 बच्चे हैं। हमने मान लिया वो जो 1200 जो विद्यार्थी हैं उसमें लड़का लड़की दोनों होंगे। हमने माना कि टोटल 100% होगा जो विद्यार्थी हैं। सवाल ने कहा कि 40% लड़कियां हैं, तो हमने मान लिया कि 60% लड़के होंगे। और जब 60% लड़के, तो हमसे पूछा कि लड़कों की संख्या बताओ। टोटल 1200 है, 1200 का 60% देखेंगे। लेकिन जब 1200 का 60% 1200 गुणे पढ़ने मतलब बटे 100, 2 से 200 निकट गया, 72। यानी उस स्कूल में 720 लड़के हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। लिखा है 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, 8 आदमी कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? ठीक है, कह रहा है कि 30 आदमी है, किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर देंगे। मतलब कोई भी काम होगा, अगर 30 आदमी रहेंगे तो उस काम को 16 दिन में समाप्त कर देंगे। तो सवाल ने पूछा है, तो बताइए अगर आदमी 8 हों, कितने आदमी हो? अगर आदमी 8 हों तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? आइए देखते हैं। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, MDH बराबर MDH। हंसिएगा मत थोड़ा। MDH बराबर MDH। अब ये होता क्या है? यह मतलब मैन मतलब आदमी कितने हैं, डी मतलब डे मतलब दिन कितने होते, मतलब कितने दिन लगाते हैं, एच मतलब आर मतलब घंटा की कितने आदमी कितने दिन में कितना घंटा लगाते हैं, बराबर कर देते हैं MDH मैन आदमी दिन, है ना। मतलब जब कोई काम दो ग्रुप में करवा, जैसे आभास हो रहा है कि 30 आदमी किसी काम को, समझ में लिख लिया कि यम से 30 आदमी हैं, कितना दिन लगाते हैं? 16 दिन लगाते हैं। यश नहीं पता तो यश को यश से ऐसे काट देंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अगर होता कि इतने घंटे लगा तो भी लिख लेता। अब सवाल कह रहा, तो बताओ 8 आदमी कितने दिन में काम समाप्त करें? तो दिन हमसे पूरे दिन को डी लिख देंगे। फिर समझिए एक बार, सवाल कह रहा था कि 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, 8 आदमी कितने
दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने लिख दिया कि यम डी एच बराबर यम डी एच। ठीक है, ये फार्मूला बहुत कामगीर का है, हम समझ लीजिए अच्छा फार्मूला है। तो कितने आदमी थे पहले? 30 आदमी थे सर। कितने दिन काम लगाते थे सर? 16 दिन लगाते। लिख दिया कि 30 आदमी थे और 16 आदमी काम लगाते। ये 30 का काम था। 30 आदमी का हम 16 दिन लगाएंगे। करना तो करवाइए, मत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठेकेदार सोचा कि क्यों ना थोड़ा कम समय ले। उसने कहा हम रखेंगे, कितने आदमी लेंगे? 8 आदमी। वो आदमी 8 आदमी लेकर आया, तो सोचा कि कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो हमने वही लिख दिया। और 8 एके 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 60, यानी डी बराबर 60 बोलो, चाहे 60 बराबर डी बोलो, चाहे डी बराबर 60 बोलो, यानी वो जो काम है ना वो 60 दिन में ख़त्म हो जाए। यदि उस काम को 8 आदमी करेंगे तो 60 दिन में ख़त्म होगा, और अगर 30 आदमी करेंगे तो 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आदमी ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी होगा, आदमी कम होंगे तो काम देर से होगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला सवाल। संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। मतलब कह रहा है जो संख्या हमारे पास है 16,000, सॉरी, जो संख्या हमारे पास है 12,345, इसमें आपको 3 के, किसके ध्यान देना, 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। अब अंतर मतलब होता है घटाना, यानी 3 का पहले स्थानीय मान निकालिए, फिर उसका अंकित मान निकालिए, और क्या निकालिए, अंतर निकालिए। अब समस्या यहाँ पर होता है अंकित मान क्या है ना। देखिए, अंकित मान को हम जातीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग का जाति कभी चेंज नहीं होता है, उसी प्रकार जातीय मान, मतलब जातीय मान भी चेंज नहीं होता है। तो जातीय मान को अगर अंकित मान कहो, चाहे अंकित मान को जातीय मान कहो। लिखा है 3, तो अगर देखें 3 का स्थानीय मान लिखेंगे 3, और 3 के बाद कितने अंक हैं? 1, 1, 2, यानी 3 का स्थानीय मान 300 हो गया। और अगर हम 3 का निकालेंगे अंकित मान, तो अंकित मान हम बताया कि अंकित मान, अंकीय मान को अंकित मान कहते। तो इस अंक का मान कितना? 3 लिखेंगे। 3 बता रहा कि अंतर बताइए, अंतर मतलब घटाना। 10 में 3 गया 7, 9 में 0 गया 9, और यहाँ 2, यानी 297। यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 297 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। देखेंगे, लिखा है सवाल 8,24,658। ध्यान सुनिएगा, 8,24,658 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। कह रहा है कि इसमें दोनों 8 जो आया है उसके स्थानीय मानों का क्या बताओ, योगफल बताओ। तो बहुत इजी तरीका है इसका निकालने का, देखिएगा। लिखा है 8,24,658 में आपको दोनों 8 के स्थानीय मानों का अगर आपको योगफल निकालना है, तो केवल हम 8 को निकालना, योगफल 8 को छोड़कर बाकी सबको बना लेंगे 0, और 8 को छोड़, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। बोलो, तरीका अच्छा कि नहीं अच्छा तरीका है? चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं, जो सवाल है लिखा है किसी संख्या का 1/5वां भाग उसी संख्या के 1/7वें से 10 अधिक है। वह संख्या क्या है? मतलब सवाल कहना चाहता है कि कोई एक संख्या है जिसका 1/5वां जो भाग है वो उसी संख्या के 1/7वें भाग से 10 अधिक है। तो बताओ संख्या क्या है? बहुत ईजी से देखिए, जो किसी संख्या लिखे वहाँ मानो केवल, वहीं केवल मानो यक्स, कि माना वो संख्या हमारी यक्स अगर है, तो यक्स का 1/5वां जो भाग है उसी संख्या के, यानी उसी संख्या के 1/7वें भाग से फिर 10 अधिक, 10 अधिक मतलब 10 का जोड़। ठीक है, अब दोनों कर लेंगे बराबर, है ना, ताकि एक जो संख्या है उसका 5वां भाग उसी संख्या के 7वें भाग से 10 अधिक है, 10 ज़्यादा 10 ज़्यादा जोड़ देंगे।
अब x यहाँ हो गया, का मतलब होता है गुणे 1/5 बराबर x का मतलब गुणे 1/7 प्लस 10। सबको पता है गुणा हमेशा ऊपर जाता है x करने, x/5 बराबर x/7 प्लस 10। ठीक है, अब ये x/5 अगर इधर है और ये प्लस में है, अगर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x-7 बराबर 10। अब हमको एक बात बता दूं कि ये दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये भी क्या है, अभाज्य है, ये भी क्या है, अभाज्य है। दोनों का एलसीएम क्या हो, दोनों का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा 7×5 = 35 और 5×7 = 7 माइनस 5×1 = 5x और बराबर आ गया 10। 7 में से 5 गया 2x और ये 35 भाग में तो उधर गुणे में 10×35 10×35 नीचे देखेंगे 2x बराबर 35 दाहियम 350 और 350 का जो आधा होता है वो सबको पता है कि 175 होता है। ठीक है, यानी x बराबर 175, x बराबर 175। तो यक्स 2×1 = 2 और 175 दूना 350, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वह संख्या हमारी 175 होगी। बोलो बात समझ में आई? तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और आपसे आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, लगातार आप वीडियो को देखते रहिए और जो ना समझ में आए कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे कमेंट में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।